हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में आज अपना टॉपिक है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट एंड जनरलाइज्ड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आज अपन डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को एंड देन जनरलाइज्ड फोर्स को। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जो अपने पास टर्म्स आई है इनको समझ लेना, इनको जान लेना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब अपना एम अपने पास क्लियर होगा तो आगे की चीज़ें अपने को खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आज अपने को क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को, देन उसके बाद हमें पढ़ना है जनरलाइज्ड फोर्स को। तो यहाँ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले अपने को क्या लेना होगा, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे अपने पास, कैपिटल एन होंगे, ठीक है। और उन कैपिटल एन पार्टिकल्स में से, उन टोटल पार्टिकल्स में से केवल एक पार्टिकल अपन यहाँ पे लेंगे और लेट ith पार्टिकल, ठीक है। कोई भी एक पार्टिकल अपन ने ले लिया और उस पार्टिकल को शो करने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए सबसे ईजीएस्ट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना होता है वो अपन जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन उसकी स्टेट को बता देंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पार्टिकल की स्टेट को बताने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं, 3, ठीक है, x, y एंड z। यहाँ लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये तो अपने पास सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो गई जहाँ अपन ने पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन यहाँ पे अपन किस तरीके का नोटेशन पढ़ रहे हैं, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, या फिर इससे पहले अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ इन टॉपिक्स में, यहाँ अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स में जो अपन पार्टिकल की स्टेट को बताएंगे वो अपन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बताएंगे, ठीक है। यहाँ अपने को पार्टिकल की स्टेट को किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। तो देखिए सबसे पहले जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा डिस्कशन किसके बारे में कर लेते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो देखिए क्या पढ़ा था अपन ने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। देखिए क्या होते हैं अपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, पहले बताया था अपन ने, पढ़ा हुआ है अपना। तो यहाँ जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को अपन ने पढ़ा था तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन अपने पास किस तरीके से आई थी कि कोई अपना एक सिस्टम है और वो मोशन में है, ठीक है। सिस्टम अपना क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की अपने को रिक्वायरमेंट होती है वो ही नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कि अपने क्या कहलाते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो केवल यदि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को अपने को लिखना रहे तो वो अपने पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ, क्या होंगे अपने पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ या फिर मिनिमम नंबर ऑफ। और यहाँ पे मिनिमम क्यों यूज़ किया है वो भी मैं बताऊंगी। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स required to describe motion of a system, ठीक है। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपन स्टेट को डिफाइन, किसी सिस्टम की मोशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं वो ही अपने क्या कहलाते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को अपन किससे डिनोट करते हैं, दे आर, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से अपने पास लिखे जाते हैं, they are denoted by
डिनोटेड बाय Q1, Q2 और जितने अपने पास सिस्टम में जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उनको अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल n अपन ने यूज़ किया है, वो किसके लिए आया है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सिस्टम में अपने पास जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके रेस्पेक्ट में यदि अपने पास केवल एक है तो केवल अपन Q1 को लिखेंगे, यदि एक से ज़्यादा जैसे कि अपने पास 2 है तो अपन Q2 और मान लो और भी ज़्यादा है तो Q1 से लेके Qn तक, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे अपन उनको अपन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिख देंगे। तो ये अपने पास क्या था, सिंपल डेफिनेशन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि कोई एक अपना पार्टिकल है, सिंपल एक पार्टिकल को लो और उसकी मोशन केवल एक ही डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। कि जैसे कोई भी एक अपना पार्टिकल है और एक ही डायरेक्शन में यदि वो मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, तो यहाँ पे उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी ये अपने पास x डायरेक्शन है, ठीक है। तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने को केवल और केवल कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए और वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, अपना x कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए, ठीक है, कि ये जो पार्टिकल अपना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, m मास का अपने पास पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में जब अपना मूव कर रहा है तो उसके लिए नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या कितने होंगे, केवल 1, और वो कौन सा होगा, अपना x होगा। और यहाँ अपन उसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में क्या लिखेंगे, Q1 लिखेंगे, ठीक है। और इसी पार्टिकल को यदि अपन 2D में या फिर 3D में मूव करवाते हैं तो यदि पार्टिकल अपना 2D में होगा तो नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखिए इस कंडीशन में जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास 2, Q1 एंड Q2, क्योंकि यदि पार्टिकल अपना 2D में जा रहा है तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में उसकी मोशन हो सकती है, y में भी हो सकती है, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दो नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास। तो यहाँ अपने पास नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, ठीक है। और यदि बात करें अपन 3D मोशन की, फ्रीली में अपना पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो इस तरीके की फ्री मोशन के लिए जो अपने पास नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3, x, y एंड z, ठीक है। और उनको अपन लिख देंगे Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपने पास किसकी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी कि किसी सिस्टम की मोशन को, कोई भी एक अपने पास डायनामिकल सिस्टम है और उस डायनामिकल सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं वही क्या कहलाते हैं, अपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वर्ड यूज़ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अपन लेते हैं तो सिस्टम पे जो कंस्ट्रेंट लगी होती है, ठीक है, कंस्ट्रेंट को भी अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार कंस्ट्रेंट वाला जो अपना लेक्चर हुआ था उसको देख लेना। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं कि सिस्टम पर यदि सिस्टम पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, किसी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं लगी हुई है, तब तो अपने पास जितने सिंपल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हीं को अपन एज ए जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यदि अपने पास सिस्टम पर क्या है, कोई कंडीशन है, देन उसके लिए जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे अपने को सिंपल जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनसे क्या होते हैं, थोड़े से कम मिलते हैं। पहले जब अपन ने जनरलाइज कोऑर्डिनेट को देखा था तब वहाँ पे अपने को रिजल्ट भी मिला था, किस तरीके से आया था कि जो अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं या फिर उनसे कम होते हैं, ठीक है। कि जो अपने पास किसी भी सिस्टम के लिए जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट आएंगे या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के या तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने ही अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट आते हैं, या फिर उनसे कम होते हैं, ठीक है। ज़्यादा होना तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। और बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अपने पास वही, मतलब जो अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन होती है वही अपने पास क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन होती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने पास पार्टिकल की स्टेट को या फिर सिस्टम की मोशन को ही डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम पर किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं होती है, सिस्टम अपना क्या करता है,
फ्रीली मूव करता है, ठीक है। लेकिन बात करें यदि अपन जनरलाइज कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ पे अपना सिस्टम क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। तो जब अपना सिस्टम बाउंडेड होगा उस कंडीशन में तो जो कंस्टेंट वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अपन रिमूव कर देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और बचे हुए जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो देखिए ये अपने पास बात हो गई जनरलाइज कोऑर्डिनेट की। यहाँ अपने को क्या पढ़ना है, हेडिंग है अपने पास जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट एंड जनरलाइज फोर्स। अपने को यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट को और उसके बाद जनरलाइज फोर्स को। तो अब अपना जो टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। ये तो अपना जो प्रीवियस था उसको अपन ने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कि अपन ने पहले वाले जो अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाला हुआ था उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अपनी हेडिंग आएगी जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। एक बार वापस से मैं यहाँ पे अपनी जो हेडिंग थी उसको लिख देती हूँ, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे कि एक अपना क्या है, एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं अपने पास, कैपिटल एन है, ठीक है। उस सिस्टम में से कोई एक पार्टिकल को अपन लेते हैं और उस पार्टिकल की स्टेट को अपन किस तरीके से दिखाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखिए डायग्राम के थ्रू मैं समझाती हूँ कि ये अपने पास है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये इसकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये अपना पार्टिकल है जो कि अपन ने लिया है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई, ठीक है। इसको अपन ने माना पी पार्टिकल हो गया, ठीक है। अब ये जो अपना रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा अपना आर आई, और ये जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किसके टर्म में होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा, आर इक्वल्स टू एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है। ये तो अपना जो पोजीशन वेक्टर है किसके टर्म में लिखा गया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। लेकिन यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, जनरलाइज नोटेशन पढ़ रहे हैं, तो इस पोजीशन वेक्टर को अपने को किसके टर्म में लिखना रहेगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में, ठीक है। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में जो अपना पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा इस आयत पार्टिकल के लिए वो होगा आर आई इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 डॉट डॉट Qn, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, किसी भी आयत पार्टिकल के लिए इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपन जो अपना काम कर रहे हैं वो लिख देते हैं, लेट अस कंसीडर ए n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। एंड एक बार इसी के लिए, क्योंकि प्रॉपर नोट्स आपके पास हो जाएंगे ना, ठीक है, यहीं से आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो ये तो अपना पास क्या है, ये तो अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो इसको देखो लिखने की यहाँ पे अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। अपने यहाँ अपन केवल किसकी बात कर रहे हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन केवल जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की ही बात करते हैं। देन द पोजीशन वेक्टर आर आई ऑफ ith particle of this system can be represented by, ठीक है। इस सिस्टम का कोई एक पार्टिकल उठा लिया अपन ने, ith पार्टिकल, और उस ith पार्टिकल के लिए अपन यदि उसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो वो पोजीशन वेक्टर होगा अपने पास, देखिए आर आई इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2
क्यू एन और स्मॉल टी, ठीक है। स्मॉल एन का मैंने बता दिया है कि एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। यहाँ पे स्मॉल एन किसके लिए आया है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए, और कैपिटल एन क्या है अपने पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये जो आर आई अपने पास आया है इसको इक्वेशन 1 दे लीजिए। अब यहाँ पे अपने को क्या डिफाइन करना है, इसके लिए जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है। तो यहाँ अपन क्या काम करते हैं, देखिए सबसे पहले अपन इसका क्या लेते हैं, जो कि जो अपने पास क्या है, इक्वेशन 1 है। यदि अपन इसका डेरिवेटिव लेते हैं या फिर अपन सबसे पहले क्या ले लेते हैं, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके इसके लिए वेलोसिटी भी डिफाइन कर देते हैं और उसी से अपना डिस्प्लेसमेंट पे आ जाएगा। टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 का यदि अपन टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो अपने को क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे जो आर आई है अपना पोजीशन वेक्टर, उसका टाइम डेरिवेटिव लेना है अपने को। तो डी आर आई अपॉन डी टी, आर आई किस किस का फंक्शन अपना, Q1 से लेके Qn तक है और लास्ट में अपना T है। तो देखिए सबसे पहले जो अपना आर आई है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा Q1 के रेस्पेक्ट में और Q1 का किसके साथ होगा, T के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सेम काम अपन किसके लिए करेंगे, Q2 के लिए करेंगे। तो आर आई का सबसे पार्शियल डेरिवेटिव होगा Q2 के रेस्पेक्ट में और Q2 का टाइम के रेस्पेक्ट में होगा तो dQ2 अपॉन dt, ठीक है। इसी तरीके से अपन n तक टर्म्स लिख सकते हैं, सभी को लिखना अपने लिए ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे n वाले के लिए लिख देती हूँ कि डेल आर आई अपॉन डेल टी, डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, और ये अपना हो जाएगा डेल क्यू के डी क्यू के अपॉन डी टी, डी क्यू के अपॉन डी टी, और ये लास्ट जो है अपने पास t, उसके लिए अपन ने इसका कर दिया डेल आर आई अपॉन डेल टी, ठीक है। कि जो अपना आर आई था फंक्शन Q1 से लेके Qn तक का, सभी के रेस्पेक्ट में अपन ने इसका क्या कर दिया, टाइम डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब देखिए कि जो यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि इसका टाइम डेरिवेटिव लिया है, उनमें ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म है उनको अपन जनरलाइज करके लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म होगी अपने पास डी आर आई अपॉन डी टी, उनको अपन लिख सकते हैं, ये आ जाएगी अपने पास समेशन के, और के की वैल्यू अपन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 to स्मॉल n, ठीक है। और ये के किसके लिए है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। कि यदि अपन के की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये अपने पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, यदि 2 पुट करते हैं तो अपने पास ये सेकंड टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ तक की सभी वैल्यूज़ को अपन यहाँ ले सकते हैं, ओके। तो ये अपना आ जाएगा, यहाँ इसको n ही पुट कर लेते हैं ना अपन, यहाँ तो अपन ने n टर्म्स के लिए किया था, ठीक है। तो k की वैल्यू अपनी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 to n, और यहाँ पर लिख सकते हैं डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, और ये हो जाएगा डी क्यू के अपॉन डी टी, ठीक है। तो इन सभी टर्म्स को अपन ने जनरलाइज करके यहाँ लिख दिया, और ये जो लास्ट टर्म अपनी ये लिखी जाएगी डेल आर आई अपॉन डेल टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो अपने पास टर्म है क्या है, अपने पास टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, और अपन जानते हैं कि पोजीशन का जो अपने पास टाइम डेरिवेटिव होता है वो क्या कहलाता है अपने पास, वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस डी आर आई अपॉन डी टी, डी आर आई अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, आर आई डॉट, और आर आई डॉट अपने पास क्या होता है, वेलोसिटी वी आई, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। साथ ही में देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो अपने पास वैल्यू आई है डी क्यू के अपॉन डी टी, तो डी क्यू के अपॉन डी टी में क्यू के क्या है अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, यहाँ देखिए क्यू के क्या है अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो ये जो अपने पास डी क्यू के अपॉन डी टी आया है वो क्या होगा, जो यहाँ पे अपने पास डी क्यू के अपॉन डी टी आया है उसको अपन लिखेंगे क्यू के डॉट,
और ये अपने पास क्या कहलाएगी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपल कोऑर्डिनेट का यदि पोजीशन वेक्टर का अपने को क्या लेना रहे, टाइम डेरिवेटिव लेना रहे, तो वो अपने पास वेलोसिटी होती है। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यदि अपने पास क्या हो, टाइम डेरिवेटिव हो, तो वो अपने पास क्या हो जाएगी, जनरलाइज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो ये जो टर्म्स अपन ने, ये जो वैल्यू आई है, कहाँ रखेंगे अपने पास, इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन 2 अपनी किस फॉर्म में आ जाएगी, देखिए यहाँ पे dRi/dt को अपन क्या लिखेंगे, Vi, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में अपने पास क्या आ जाएगा, समेशन ओवर k इक्वल टू 1 to स्मॉल n डेल Ri अपॉन डेल Qk डॉट प्लस डेल Ri अपॉन डेल Ri अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये जो अपने पास इक्वेशन आई है Vi वाली, ये क्या कहलाएगी अपने पास, जनरलाइज्ड नोटेशन फॉर जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो इसको अपन देंगे इक्वेशन 3, ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने बात किसके लिए करी है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को। तो क्वेश्चन में यदि अपने को यदि जनरलाइज्ड वेलोसिटी पूछ लिया जाए, तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी के लिए अपने को यहाँ तक काम करना है। यहाँ पे ये अपनी सिंपल वेलोसिटी है, और ये जो क्यू के डॉट अपने को मिला है, ये क्या कहलाता है, अपना जनरलाइज्ड वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, अब ये तो बात थी अपनी कौन सी, यहाँ पे जो इक्वेशन 3 आई है अपने पास, ये तो अपने पास यदि सिस्टम कैसा हो, रियोनोमस कंस्ट्रेंट, मतलब सिस्टम पे अपने पास कैसी कंस्ट्रेंट हो, रियोनोमस कंस्ट्रेंट हो। और रियोनोमस कंस्ट्रेंट पे अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पे सिस्टम पर जो कंस्ट्रेंट होती है उसमें अपना टाइम भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मतलब जो पोजीशन है वो अपना टाइम पे भी डिपेंड करती है। लेकिन यदि अपन बात करें स्केलरोनोमस की, तो स्केलरोनोमस में अपना टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जब अपना टाइम नहीं रहेगा, सिस्टम अपना टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो ये टर्म अपने पास जो डेल Ri अपॉन डेल टी है, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और केवल अपने पास जनरलाइज वेलोसिटी की नोटेशन किस तरीके से आएगी, लिख सकते हैं अपन, फॉर स्केलरोनोमस सिस्टम। यदि अपने पास सिस्टम कैसा है, स्केलरोनोमस है, तो वहाँ पे डेल Ri अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा अपना, देखिए 0 हो जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 अपने पास किस फॉर्म में आ जाती है, देखिए इक्वेशन 3 को अपन लिख सकते हैं इस कंडीशन में, वो होगी अपनी Vi इक्वल्स टू समेशन ओवर k 1 to n डेल Ri अपॉन डेल Qk डॉट। ठीक है, और डेल Ri अपॉन डेल टी वैसे ही अपनी 0 हो गई है इस सिस्टम के लिए। तो इस कंडीशन में जो अपनी जनरलाइज्ड वेलोसिटी की नोटेशन आएगी वो इस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो यहाँ अपन ने किसको पढ़ लिया, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को। लेकिन बात किसकी करनी है, अपने को जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की करनी है। तो देखिए, केवल यदि अपने को डिस्प्लेसमेंट लेना रहे तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास हो तो यहीं पे अपन लिख देंगे एंड जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट अपने पास किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी अपनी dRi अपॉन dt है, केवल अपने को डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अपना किस फॉर्म में आ जाएगा, dRi इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ अपने को dt की कोई नीड नहीं है, तो केवल अपन dRi लिखेंगे, और वो अपना होगा समेशन ओवर k इक्वल टू 1 to स्मॉल n डेल Ri अपॉन डेल Qk, और ये आ जाएगा अपना dQk। ठीक है, तो ये अपने पास किसके लिए नोटेशन आई है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। बात करें अपन इक्वेशन 5 की, तो जो इक्वेशन 5 अपने पास आई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को। तो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट तक का काम अपना हो गया है। नेक्स्ट अपने को इसी सीरीज में अपन क्या पढ़ लेते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को।
क्योंकि जो अपना प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अपन ने पढ़ा था वहाँ पे अपन ने जो अपना टर्म थी डेल आर आई, उसको अपन ने क्या बोला था, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोला था। तो उसको भी अपन यहीं पे देख लेते हैं। तो वो अपना होगा, ठीक है। तो यहीं से अपन क्या डिफाइन कर लेते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपना किस तरीके से आएगा, देखिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, यहीं पे अपन हेडिंग लिख लेते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सभी जो टर्म्स अपने पास, ये सारी नोटेशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज वेलोसिटी, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज फोर्स, ये सारी नोटेशन, ये सारी टर्म्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो अपने टॉपिक्स है, जैसे कि अपना प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है, अपना डी एल अम्बर्ट प्रिंसिपल है, और डी एल अम्बर्ट प्रिंसिपल से जो अपन लैग्रांज इक्वेशन को डिराइव करते हैं, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, सभी में अपन इन टर्म्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इन टर्म्स को अपने लिए पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है पहले, ठीक है। कि यहाँ तक इन सभी प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले अपने को इन टर्म्स को जान लेना, इन टर्म्स को समझ लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट अपन ने देख लिया है, जनरलाइज वेलोसिटी को देख लिया है, और इसी में अपन देख लेते हैं कि अपना वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को वैसे मैंने डिफाइन कर दिया था पहले कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपने पास ऐसा डिस्प्लेसमेंट होता है जिसके दौरान अपने पास टाइम कोऑर्डिनेट में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। कि जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम में वेरिएशन को इन्वॉल्व नहीं करता है, केवल और केवल वहाँ पे कौन सा वेरिएशन रहता है अपने पास, चेंज इन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा केवल किन को इन्वॉल्व करता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में वेरिएशन को इन्वॉल्व करता है, टाइम में जो वेरिएशन होता है उसको ये कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम में चेंज डेल टी होता है वो क्या होता है, अपने पास 0 होता है, ठीक है। तो बात करिए अपन किसकी, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपना किस तरीके से आएगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो देखिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपना लिखा जाएगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर change in position vector Ri at fixed time t, ठीक है। टाइम को फिक्स रखते हुए, टाइम की वैल्यू कांस्टेंट रखते हुए यदि अपन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में यदि चेंज कंसीडर करते हैं तो वो जो डिस्प्लेसमेंट अपने पास आता है वही क्या होता है, अपना वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल आर आई से, ठीक है। तो डेल आर आई अपन जब अब करेंगे इसी नोटेशन में अपन देखते हैं तो वो अपना आएगा समेशन ओवर के इक्वल टू 1 to स्मॉल n डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के, ठीक है। और जो अगली अपने पास टर्म है डेल आर आई अपॉन डेल टी वो तो वैसे ही 0 हो गई क्योंकि यहाँ पे टाइम में अपन किसी तरीके का कोई चेंज नहीं लेने। तो ये जो अपने पास नोटेशन आई है वो किसके लिए आई है, अपने पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। ये क्या होगा, अपने पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको अपन लिख सकते हैं इक्वेशन 6। ये अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 6 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी से जब अपन ने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ लिया है तो नेक्स्ट अपना क्या है, जनरलाइज फोर्स है। तो जनरलाइज फोर्स में अपने को क्या करना है, देखिए जनरलाइज फोर्स में अपने को क्या पढ़ना है, देखिए
ठीक है। नेक्स्ट अपन किसको डिस्कस करेंगे, जनरलाइज फोर्स को। और जनरलाइज फोर्स अपना किस तरीके से आता है देखिए, बात करें अपन जनरलाइज फोर्स को तो देखिए जब अपन ने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को पढ़ा था तो वहाँ पे अपन ने इस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में अपने पास किस तरीके से रिजल्ट आया था कि कोई एक अपना सिस्टम है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वहाँ पे कैपिटल N है और उन पार्टिकल्स पे अपने पास फोर्स क्या लगा है। यदि अपन सिस्टम पर क्या करते हैं फोर्स F अप्लाई करते हैं, Fi को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो सिस्टम का जो वर्क डन होगा वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा अपना, वो होगा डेल W इक्वल्स टू डेल W इक्वल्स टू समेशन ओवर I, और I की वैल्यू अपन यहाँ कहाँ तक कर सकते हैं 1 to कैपिटल N, ठीक है। यहाँ पे जो समेशन आया है वो किसके लिए आया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए है, ठीक है। और वो अपना होगा Fi डॉट डेल Ri, ठीक है। डेल Ri कौन सा है अपना, ये वाला वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अपन ने पढ़ा था तब अपना जो डिस्प्लेसमेंट अपन ने लिया था कौन सा था, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसा डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे अपन ने टाइम में वेरिएशन को इन्वॉल्व नहीं किया था। ये अपने पास कहाँ से रिजल्ट आया था, वर्चुअल वर्क वाला। केवल वहाँ पे ये कंडीशन ली थी कि सिस्टम कहाँ पे था, वहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। अब जब अपना सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो अपना नेट फोर्स है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, Fi की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब Fi की वैल्यू हो जाएगी तो ये टोटल वर्क डन उस कंडीशन में क्या होगा अपने पास इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। कि जब व्हेन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, कि जब अपना सिस्टम कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम में है तो Fi की वैल्यू क्या होगी, देन Fi क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। और जब Fi अपना 0 है तो वर्क डन को अपन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इस कंडीशन में होगा अपना देखिए डेल W इक्वल्स टू समेशन डेल W इक्वल्स टू समेशन ओवर I की वैल्यू है अपने पास 1 to कैपिटल N Fi डॉट डेल Ri इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है अपने पास ये अपने को कहाँ पे मिला था, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में, ठीक है। अब ये तो अपनी बात केवल क्या थी, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की थी, लेकिन यहाँ पे अपने को जनरलाइज्ड फोर्स को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे केवल अपन काम ये वाला जो अपने पास ये जो नोटेशन आई है उसी को अपन काम में लेंगे। तो देखिए इसको यहाँ से हटा देते हैं एक बार, इसको यहाँ से हटा देते हैं। केवल अपन देख लेते हैं कि जब अपना सिस्टम क्या है, एक बार इसको भी देखिए, इसको भी यहाँ से हटाइए, ठीक है। यहाँ पे केवल अपन लिखेंगे कंसीडर Fi is the applied force on the system of capital N particles, then the work done, इस कंडीशन में जो अपना वर्क डन होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, डेल W अपना होगा इक्वल्स टू समेशन ओवर I Fi डॉट डेल Ri, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपन ने कैंसिल लिया है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अपने पास कहाँ पे है, ऊपर अपने पास है इक्वेशन 6 में। तो वो वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 से जब अपन वैल्यू पुट करते हैं देखिए तो अपने पास क्या रिजल्ट आते हैं, डेल W अपना उस कंडीशन पे हो जाएगा डेल W इक्वल्स टू समेशन ओवर I Fi, और डेल Ri की वैल्यू क्या है देखिए एक बार देख लेते हैं अपन कि डेल Ri अपना था समेशन ओवर K डेल Ri अपॉन डेल Qk इंटू डेल Qk, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अपन कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे अपने को वैल्यू यूज़ करनी है ये, तो वो अपना होगा
समीशन ओवर के डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास है समीशन ओवर के को अपन क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और समीशन ओवर आई एफ आई डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। इनको अपन ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और ये अपना बाहर चला जाएगा। तो ये जो अपने पास ये जो नोटेशन है, ये जो अपने पास आया है ये टर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वर्क डन है, W है, और अपन जानते हैं कि वर्क अपना क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये अपन जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है अपना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब यहाँ पे ये वर्क है और ये अपने पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि क्यू के क्या है अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और डेल क्यू के क्या हो जाएगा, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये जो पूरी टर्म है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो पूरी टर्म है वो किसको डिनोट करेगी, अपने पास फोर्स को, और वो फोर्स अपने पास कौन सा फोर्स कहलाएगा, जनरलाइज्ड फोर्स। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने पास डेल डब्ल्यू होगा वो लिखा जाएगा समेशन ओवर के क्यू के डेल क्यू के, ठीक है। और यहाँ पे जो क्यू के अपने पास आया है उसकी वैल्यू क्या है, एफ आई डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, और ये जो क्यू के है अपना वो क्या कहलाता है, जनरलाइज्ड फोर्स। यही क्यू के अपना क्या कहलाएगा, जनरलाइज्ड फोर्स, ठीक है। तो तीनों तरीके की जनरलाइज नोटेशन अपने पास हो गई है। जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट को भी अपन ने पढ़ लिया है, जनरलाइज फोर्स भी अपना हो गया है, और जनरलाइज वेलोसिटी हो गई है, और ये अपना था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल, जो अपना वर्क डन था उसी से अपन ने जनरलाइज फोर्स को पढ़ लिया। ये अपना हो जाएगा जनरलाइज फोर्स, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ अपन ने बात कर लिया अपन ने ठीक है। तो ये जो अपने पास नोटेशन आई है ये अपने पास किसकी नोटेशन हो जाएगी, जनरलाइज फोर्स की, ठीक है। तो देखिए यदि अपन बात करें कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, यहाँ पे यदि अपन एक बार कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए बात करते हैं तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपने पास जनरलाइज फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ लिख सकते हैं फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपन अपने को अच्छे से पता है कि कंजर्वेटिव सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू को अपन किससे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव ग्रेडियंट से, ठीक है। कि जहाँ पे जो अपना F होता है, F क्या होता है, एफ आई इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी आई। तो यहाँ पे डेल क्या है अपना, डेल ऑपरेटर को अपन अच्छे से जानते हैं, तो और वी आई के अपना पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई आई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड आई, ठीक है। ये अपने पास किसकी वैल्यू हो गई, कंजर्वेटिव सिस्टम में फोर्स की वैल्यू है। अब अपने को यहाँ पे यदि अपन जनरलाइज फोर्स को डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो देन जनरलाइज फोर्स अपना क्या होगा इस कंडीशन में, जनरलाइज फोर्स अपना होगा, देखिए क्यू के इक्वल्स टू क्या यूज़ करते हैं अपन, समेशन ओवर के एफ समेशन ओवर आई एफ आई एंड डेल आर आई इंटू डेल क्यू के, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, जनरलाइज फोर्स होता है। अब यहाँ पे अपने को इस कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए काम करना है, तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपने पास क्या आ जाता है, देखिए एफ आई की वैल्यू अपने पास है और डेल आर आई अपना हो जाएगा, तो इस कंडीशन में अपने पास क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल वी आई और वी आई, डेल वी आई अपॉन डेल एक्स आई, और यहाँ पे अपन आर आई को जो पोजीशन वेक्टर है उसको भी अपन एक्स वाई और जेड की टर्म में लिख सकते हैं, तो वो होगा अपना डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू के। सेकेंड टर्म अपने पास क्या आ जाएगी, डेल वी आई
डेल वी आई अपॉन डेल वाई आई, और ये होगा डेल वाई आई अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। और थर्ड टर्म में अपने पास क्या आ जाएगा, डेल वी आई अपॉन डेल जेड आई और डेल जेड आई अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। इस तरीके की नोटेशन आ गई। अब यहाँ पे यदि अपन बात करें इस पोटेंशियल एनर्जी की, तो अपने को पता है सिंस जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पे, ये भी किस किस का फंक्शन होती है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी अपना किसका फंक्शन होती है, जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी यहाँ पे अपने पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होती है। तो वी आई को भी अपन लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अपन क्या निकालते हैं, वैल्यू किसकी निकालें अपन, डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के की वैल्यू अपन निकालते हैं, तो वो अपने पास क्या आ जाता है, डेल वी आई अपॉन डेल एक्स आई एंड डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू के। इसी तरीके से डेल वी आई अपॉन डेल वाई आई एंड डेल वाई आई अपॉन डेल क्यू के। और थर्ड टर्म अपने पास क्या आ जाएगी, डेल वी आई अपॉन डेल जेड आई अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। कि यदि अपने को इसको क्यू के का रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना रहे तो पहले अपना इसके कोऑर्डिनेट्स का होगा, देन उसका होगा। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को यदि अपन कंपेयर करते हैं तो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो अपने पास जनरलाइज फोर्स होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, क्यू के इक्वल्स टू डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। और इसको अपन ने यूज़ भी किया था, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो जनरलाइज फोर्स अपना होगा वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे ये वाला रिजल्ट। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपन ने जनरलाइज फोर्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अपने पास जो नोटेशन बची है जनरलाइज मोमेंटम की, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।